गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम स्टार्टिंग हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में आज कोशिश करेंगे कि फिजियोलॉजी से स्टार्ट होते हुए पैथो, माइक्रो, फार्मा, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स को कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इसमें डालें और उसके एक्सप्लेनेशन देखें और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स में, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो ब्लड से स्टार्ट कर रहे हैं आज हेमेटोलॉजी। पहला क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यानी तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता क्यों है। इसका एक फॉर्मूला है टीपीएस, यानी कि टी से थैलेसीमिया, पी से पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो टीपीएस और आई ये फॉर्मूला याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा फैनकॉनीज एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। फैनकॉनीज एनीमिया एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है और इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ए प्लास्टिक एनीमिया, यानी कि इसमें आरबीसी बनना ही डिफेक्टिव हो जाते हैं। इट डज नॉट प्रोड्यूसेस माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि ए प्लास्टिक एनीमिया अगर होता है तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है और फैनकॉनी एनीमिया में बोन मैरो फेलियर है एक तरह का, तो इसमें नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा। और आयरन डेफिशिएंसी हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के साथ, थैलेसीमिया, पेरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक भी मिल सकता है और नॉर्मोसिटिक टू माइक्रोसिटिक भी मिल सकता है, यानी कि दोनों ऑप्शंस लेके चलेंगे। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पहले नंबर पे रखेंगे और दूसरे नंबर पे नॉर्मोसिटिक टू माइक्रोसिटिक रखेंगे। तो इसमें अब हमको ये फॉर्मूला भी पता चल गया तो अब क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एक्सेप्ट lead poisoning, thalassemia, iron deficiency anemia and Fanconi's anemia। तो सीधे सीधे यहां आंसर आ रहा है Fanconi's anemia। और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो लेड पॉइजनिंग में पाया जाता है। तो लेड पॉइजनिंग में और क्या क्या पाया जाता है वे भी अभी रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला है ABCD। ए से एनीमिया जो कि सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होगा। सी से कॉन्स्टिपेशन, डी से रिस्ट ड्रॉप, बी से बेसोफेलिया है, ई से इमैसिएशन, एच से हिर्सुटिज्म। तो ये सब लेड पॉइजनिंग में पाया जाएगा। अब दूसरा एक केस स्टडी कर रहे हैं। 29 ईयर ओल्ड वुमेन, इसमें कैच पकड़ेंगे, हैव अ हीमोग्लोबिन ऑफ 7.8 ग्राम्स पर डेसीलीटर with a reticulocyte count of 0.8%. The peripheral blood smear shows microcytic hypochromic anemia. HbA2 and hemoglobin F levels are 2.4% and 1.3%. The serum iron and the iron binding capacity of 50 micrograms and 420 grams per deciliter respectively. The most common cause of anemia is। तो हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पहले वैल्यूज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं और क्या क्या नॉर्मल स्टेज होती है इसकी। पहले वो वैल्यूज देख लेते हैं हम। तो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यूज है वो मेल्स में 14 है, फीमेल्स में 12 एंड अबव है, अप टू 16, क्योंकि 18, 19, 20 में मेल फीमेल में पॉलीसाइथीमिया होगा, ये ध्यान रखेंगे। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है और आयरन, सीरम आयरन जो नॉर्मल होता है वो एक एवरेज लेके चलेंगे 50 और फेरिटिन भी एक एवरेज लेके चलेंगे 50। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी 150 लेके चलेंगे। HbA2 1.5 to 3.5% होता है और फीटल हीमोग्लोबिन लेस देन 2% होता है। ये हमें पता होना चाहिए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले। यानी कि रिवाइज करें तो आयरन 50 होना चाहिए, फेरिटिन 50 होना चाहिए, TIBC 150 होना चाहिए, HbA2 2.5 के आसपास और फीटल हीमोग्लोबिन 2 के लेस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि पिक्चर जो है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है विद डिक्रीज्ड आयरन एंड इंक्रीज TIBC। सो ये सजेस्ट करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इन लेवल से हमने वो लेवल हमको याद है तो हमें ये पता चल गया कि TIBC इसमें जो है ज़्यादा है और आयरन कम है। तो सबसे सिंपल आंसर हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये हमारी वैल्यूज हो गई।
अब एक और क्वेश्चन करेंगे या 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यानी चाइल्ड का सवाल है ये, बच्चे की बात कर रहे हैं, पीडियाट्रिक का केस है, हीमोग्लोबिन 6.5% है, एमसीवी 65 यानी कम है, एमसीएच 15 है, एंड प्रोटोपोरफायरिया विद रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ इज लेस इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम। अब इसमें जरा सा पहले हम अपनी इसका कैप्शन देख लें, जिससे आसपास के बारे में हमको पता चल जाए, इसका फुटनोट पता चल जाए। जो हीमोग्लोबिन का जो पैरामीटर है यहाँ पर, वो पेशेंट में 6.5 है, होना चाहिए अप टू 18, एमसीवी 86 to 93 और एमसीएच 28 to 33 नॉर्मल होता है। इस केस में 65 है तो माइक्रोसाइटोसिस हो गई, हीमोग्लोबिन कम है तो एनीमिया हो गया, 15 है तो हाइपोक्रोमिया हो गया। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया with increased level of red cell protoporphyrin is diagnostic of iron deficiency anemia। तो आंसर हो गया यहां पर iron deficiency anemia। अगला सवाल आते हैं, elevated serum ferritin, serum iron and percent transferrin saturation are most consistent diagnosis of। यानी कि इस सवाल को फिर हल करने के लिए हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि none of the conditions other than hemochromatosis, यानी hemochromatosis के अलावा with an increased iron along with increased serum ferritin and percent saturation of transferrin, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती हीमक्रोमेटोसिस के अलावा जहां पर सीरम फेरेटिन बढ़ा हुआ हो। तो सबसे पहले हमारा आएगा हीमक्रोमेटोसिस, और सीरम आयरन बढ़ा हो एंड परसेंट ट्रांसफेरिन सेचुरेशन ऑफ मोस्ट कंसिस्टेंट डायग्नोसिस। ये तीनों फीचर्स होते हैं हीमक्रोमेटोसिस में, यानी कि फेरेटिन लेवल हमेशा बढ़ा होता है, आयरन हमेशा बढ़ा हुआ होता है, और हीमक्रोमेटोसिस होती है यानी कि आयरन ओवरलोड हो जाता है जो हार्ट, लिवर, किडनी में डिपॉजिट हो सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल आते हैं कि विच इज नॉट सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फिर इसको सॉल्व करने के पहले एक चीज देख लेंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, यानी कि अगर न्यूट्रोफिल में सेगमेंटेशन ज्यादा हो गए हैं तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का, यानी कि B12 डेफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है, आयरन डेफिशिएंसी का ये नहीं होता। ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि इस क्वेश्चन को हम करने के लिए ये चीज हमको पता होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं, विच इज नॉट सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, yes it is not seen because it's seen in megaloblastic anemia। बाकी माइक्रोसाइटोसिस डेफिशिएंसी में वो है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स जो B12 डेफिशिएंसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट सेंसिटिव स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये प्रैक्टिस का सवाल है, यानी कि जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो सीरम फेरेटिन एक ऐसा टेस्ट होता है जो सबसे पहले हमें प्रैक्टिस में लिखते हैं और हमें पता चल जाता है कि सीरम फेरेटिन लेवल्स अगर डिस्टर्ब हैं और कम हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। So iron deficiency anemia is best detected by the measurement of serum ferritin because the first stage of iron deficiency is depletion of iron stores which is associated with a decreased level of serum ferritin। सबसे पहले हमारे stores खाली होते हैं आयरन के, तो यानी कि फेरेटिन कम होगा और धीमे धीमे आगे चीजों पे फर्क पड़ता है जैसे TIBC और आयरन। So iron is stored as फेरेटिन इन आवर बॉडी, और सबसे पहले यह डिप्लीट होता है तो फेरेटिन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। तो ये है स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। स्टेज 1 में सबसे पहले फेरेटिन रिड्यूस होता है, फिर आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। फेरेटिन जब रिड्यूस होता है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, फेरेटिन कम हो जाता है सीरम में, बोन मैरो में कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है उस समय। आगे बढ़ेंगे, फिर आयरन डेफिशिएंसी स्टेज आती है, इसमें सीरम फेरेटिन कम होता है, यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, और बोन मैरो आयरन हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। तो फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, तब हीमोग्लोबिन जाके तेजी से घटता है। तो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव हो जाता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का डायग्नोस्टिक फीचर में सीरम फेरेटिन। अर्लिएस्ट साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फिर वही चीज आ गई, डिक्रीज इन सीरम फेरेटिन। अब इस ग्राफ को देख लेते हैं कि इससे अलावा और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। कि फर्स्ट स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज डायग्नोज्ड बाय सीरम फेरेटिन लेवल्स डिक्रीज्ड, यानी कि अब हम ब्लू वाले में आ जाएंगे तो ये हेप्सिडिन है। हेप्सिडिन एक हार्मोन होता है जो आयरन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, कम हो जाएगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा हो जाएगा तो उसको एक्सक्रीट करवा देगा।
तो जब नीला ग्राफ है देखिए, तो जब हमारा सीरम हेप्सिडिन कम है तो यहाँ पर ये जो ब्लैक रंग का या नेवी ब्लू रंग का ग्राफ दिख रहा है, फेरेटिन लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हेप्सिडिन का काम घटा दिया गया है। और जब फेरेटिन बढ़ने लगेगा, आयरन बढ़ने लगेगा, तब हेप्सिडिन बढ़ेगा, जिससे कि आयरन ओवरलोड ना हो जाए। सो आयरन ओवरलोड अकर्स इन ऑल एक्सेप्ट पॉलीसाइथीमिया वेरा इसका आंसर है, क्योंकि इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंक्रीज एरिथ्रोपोएटिन लेवल्स लीड टू इंक्रीज हेमेटोपोएसिस एंड इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूसिंग अ स्टेट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या होता है? वेरा बीइंग अ state of increased erythropoietin is a cause of iron deficiency rather than iron overload. तो पॉलीसाइथीमिया वेरा एक तरह का ट्यूमर है, कैंसर कह सकते हैं, एक फॉर्म का है, रेड ब्लड सेल्स का कैंसर है, या उसका तरह का एक्सेसिव उसमें प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होता है, लेकिन इसमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया वेरा अ स्टेट ऑफ इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोएटिन होता है और इसमें आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। इंक्रीज एरिथ्रोपोएटिन लेवल लीड्स टू इंक्रीज हेमेटोपोएसिस एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, यानी कि बहुत तेज प्रोडक्शन होता है आरबीसी का, उतना आयरन होता नहीं, इसलिए आयरन हो जाता है डिक्रीज। इसलिए आयरन ओवरलोड सब में होता है, जैसे थैलेसीमिया में, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में, लेकिन पॉलीसाइथीमिया वेरा में नहीं होता, क्योंकि आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे आरबीसी एक साथ बन गए हैं। ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज। तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज में थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं। क्रॉनिक डिजीज यानी ट्यूबरक्लोसिस हो रही है तो बहुत दिनों से पेशेंट बीमार है, लेप्रोसी है, बहुत दिनों से पेशेंट बीमार है, तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लॉक in delivery of iron from the reticuloendothelial system like liver, bone marrow and spleen, and consequently the patient have normal to increased iron store in the marrow and a normal or increased ferritin level. Because of the block in delivery, serum level of iron falls and so does TIBC and transferrin saturation। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि जब एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस हो जा रहा है तो एक तरह का एक ब्लॉक लग जाता है डिलीवरी ऑफ आयरन में, और जब ये आयरन की ब्लॉकिंग हो जाती है फ्रॉम द आरई सिस्टम तो आयरन लेवल पे इफेक्ट पड़ता है, और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं डिक्रीज फेरेटिन के को छोड़ के, जैसे डिक्रीज सीरम आयरन, डिक्रीज टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एंड इंक्रीज्ड बोन मैरो आयरन। क्योंकि बोन मैरो आरई सिस्टम में तो आयरन रहता है, लेकिन वहाँ से जो आगे चलता है वहाँ पर ब्लॉक लग जाता है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू रिगार्डिंग एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज आर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि क्रॉनिक डिजीज फिर आ गए, तो इसमें आंसर है ट्रू एक्सेप्ट। कौन सा फॉल्स है देखेंगे। ट्रू क्या है? डिक्रीज टीआईबीसी यस, इंक्रीज मैक्रोफेज आयरन इन द मैरो, अभी बता दिया है कि मैरो में ज़्यादा आयरन बनता है, तो ये भी सही है, और डिक्रीज टीआईबीसी भी सही है, और डिक्रीज सीरम आयरन लेवल भी सही है। सो ट्रू रिगार्डिंग एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज में क्या क्या ऑल है एक्सेप्ट, आंसर है डिक्रीज सीरम फेरेटिन लेवल, जो कि बढ़ जाता है। तो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है? डिक्रीज सीरम फेरेटिन नहीं होता, फेरेटिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, आयरन लेवल्स कम हो जाते हैं, टीआईबीसी कम हो जाता है, और इंक्रीज्ड मैक्रोफेज डिपोजिशन हो जाता है आयरन का। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज इज ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, आंसर अब आपको बताना है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इज डिक्रीज इन पेशेंट्स विद एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज, ये आपको सबको पता है, तो आंसर हो गया इंक्रीज्ड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, नॉट प्रेजेंट इन सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हम थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं कि सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया इज एन अनकॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया, कॉमन नहीं है, बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिड्रोब्लास्ट इन द बोन मैरो। डिफेक्ट क्या होता है? दिस डिफेक्ट इन incorporating iron into the hemoglobin molecule. So not present in sideroblastic anemia. आंसर क्या होगा? B, decreased transferrin saturation.
So this is in brief about the hematology.